हेलो स्टूडेंट्स, हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जीज के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है और उसी इक्वेशन के ज़रिए हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जीज को, वाइब्रेशनल एनर्जीज को कैलकुलेट करते हैं। हमने ये एजम्पशन की कि हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है और वो बिहेव करते हैं एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और जब डायटोमिक मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हो तो उस तरीके के मॉलिक्यूल के पास कितनी वाइब्रेशनल एनर्जीज होंगे, उन वाइब्रेशनल एनर्जीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हमने डिस्कस की। तो जिस तरीके से हमारे पास रोटेशनल एनर्जीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, सेम उसी तरह वाइब्रेशनल एनर्जीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है। और इन दोनों इक्वेशन को हम क्वांटम मैकेनिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करके हम निकालते हैं। तो वो जो इक्वेशन है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है वाइब्रेशनल एनर्जीज की इक्वेशन का। हमारे पास एक फॉर्म जो है ई वी इज दी वाइब्रेशनल एनर्जी, वो बराबर होती है क्वांटम मैकेनिकली ये वाली जो इक्वेशन है वो डिराइव किया जाता है v प्लस हाफ ऑफ एच म्यू। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके ज़रिए हम वाइब्रेशनल एनर्जीज को कैलकुलेट किया जाता है वेर v इज़ दी क्वांटम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर और इसके जो वैल्यू हैं वो 0 हो सकता है, 1 2 3 एंड 4 एंड डेज। तो किसी किताबों में आपको वाइब्रेशनल एनर्जी का ये इक्वेशन दिया गया हो, हमने इस इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म भी हमने दिखाया। तो ई वी इज द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू वी प्लस एंड हाफ ऑफ एंड एच एंड ओमेगा। म्यू को हमने चेंज की विद ओमेगा, क्योंकि वाइब्रेशन के केसेस में हम म्यू को रिप्लेस करते हैं विद दी ओमेगा से। तो ओमेगा इज द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारे पास एक और फॉर्म है, हमने इसको डिफरेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट की। जो ही आप इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो जो एनर्जी आते हैं वो हमें जूल के फॉर्म में आते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम क्या करते हैं, हम एनर्जीज को जूल के फॉर्म में नहीं दिखाते हैं, हम ज़्यादातर जो एनर्जी है वो हम वेव नंबर के फॉर्म में दिखाते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म में हम दिखाते हैं। तो जो एनर्जी है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ई वी इज दी एप्सिलॉन वी में शो कर रहा हूँ। एप्सिलॉन वी इज दी वाइब्रेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। और जब आप जूल को वेव नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम जूल के एनर्जी को एच सी के साथ डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आते हैं, जो एनर्जी आएंगे वो एनर्जी हमारे पास वेव नंबर के फॉर्म में आएंगे। तो हमारे पास है वी प्लस एच हाफ ऑफ एच म्यू एच एंड ओमेगा, इसको मैं एच सी के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो एनर्जी के जो वैल्यू आएंगे वो हमें वेव नंबर के फॉर्म में आएंगे, सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म में आएंगे। तो हमारे पास जो एप्सिलॉन वी है, एप्सिलॉन वी इज द वाइब्रेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इज इक्वल टू वी प्लस एंड हाफ ऑफ एच और एच कैंसिल, हमारे पास ओमेगा डिवाइड बाई सी रहेंगे। और ओमेगा डिवाइड बाई सी जो है वो होता है ओमेगा बार के बराबर। ओमेगा बार इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई सी। ओमेगा इज द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के जो यूनिट हैं वो हार्ट्स में होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम हार्ट्स के यूनिट को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेव नंबर के फॉर्म को, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम जब आप वेव नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस तरीके के फ्रीक्वेंसी को हम वाइब्रेशनल वेव नंबर कहते हैं। तो वाइब्रेशनल वेव नंबर जो है बेसिकली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो हम हार्ट्स में एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम वेव नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम वाइब्रेशनल वेव नंबर कहते हैं। तो वाइब्रेशनल जो वेव नंबर है इसको मैंने ओमेगा बार से रिप्रेजेंट की। तो ओमेगा बार जो है वो बराबर होती है ओमेगा डिवाइड बाई सी। आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेशनल वेव नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग दी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी विद दी वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी के साथ आप डिवाइड करते हैं तो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आते हैं वो हमें वेव नंबर के फॉर्म में आते हैं। तो इसकी जगह पे W डिवाइड बाई सी की जगह पे हम ओमेगा बार लिख सकते हैं। तो ई वी इज इक्वल टू हमारे पास है वी प्लस एंड हाफ ऑफ, इसकी जगह पे ओमेगा बार लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी और इसी इक्वेशन के जरिए हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। और ये वाली जो एनर्जी है अब वो सेंटीमीटर इनवर्स में आएंगे, वेव नंबर के फॉर्म में आएंगे, क्योंकि हमने एच सी डिवाइड एच इस इक्वेशन को हमने एच सी के साथ डिवाइड की। तो ये हमें सेंटीमीटर इनवर्स में आएंगे, वेव नंबर के फॉर्म में आएंगे। तो इस इक्वेशन को यूज करके वेयर वी इज द क्वांटम नंबर,
वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर और इसके जो वैल्यू है 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं, वी पे डिपेंड करते हैं, वाइब्रेशनल वेव नंबर पे डिपेंड करते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आप वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को चेंज करते हैं तो हमारे पास एक डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी आते हैं, और वो हमने इस तरीके से दिखाया। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो हमारे पास है, जब एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेट करते हैं और इस तरीके के वाइब्रेशन को हम मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व से रिप्रेजेंट किया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और उसके लिए हमने HCl ले लिया। तो यहाँ पे क्लोरीन है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो। तो ये हमारे पास एक एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन हुई। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ V इज इक्वल टू 0। तो ग्राउंड एनर्जी लेवल्स है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये एक एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन है। यहाँ से यहाँ आपका जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और अगर थोड़ी सी एनर्जी अगर मिलता है तो उसका जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होंगे। आप यूँ कह सकते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन है वो ज़्यादा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ V इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 2 एंड V इज इक्वल टू 3 एंड V इज इक्वल टू 4 एंड V इज इक्वल टू 5 एंड सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन हो सकती है, और इन डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन को हमने रिप्रेजेंट की विद डिफरेंट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के जरिए। और अगर आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो V इज इक्वल टू 0 में है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 में है, और उस वक्त उस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होंगे वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 का एनर्जी हम निकाल रहे हैं, तो हम एप्सिलॉन V इज इक्वल टू 0 में लिख रहा हूँ। वाइब्रेशनल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 इज इक्वल टू, इस V की जगह पे हम 0 लिख सकते हैं प्लस हाफ एंड ओमेगा बार, तो हमारे पास हाफ ऑफ ओमेगा बार आएंगे। तो ये वाली जो इस वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग में जो एनर्जी होंगे हमारे पास हाफ ऑफ ओमेगा बार आते हैं। और सेम उसी तरह EV इज इक्वल टू 1, एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 1, तो वो हमारे पास होंगे, इस V की जगह पे हम 1 यूज़ कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। फिर ओमेगा बार ये हमारे पास बनेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 1 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 3 डिवाइड बाई 2 एंड ओमेगा बार। तो करस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 1 उसका जो एनर्जी है वो हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2 ओमेगा बार आते हैं। सेम उसी तरह आप 2 पुट कर सकते हैं, आप 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। तो हम जितने भी हमारे पास वाइब्रेशनल्स हैं, जितने भी हमारे पास एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशंस हैं, उन सारे के सारे एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशंस का हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास V इज इक्वल टू 2 करस्पॉन्डिंग टू दी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 2 के जो एनर्जी हैं वो हमारे पास आएंगे 5 डिवाइड बाई 2 ओमेगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 2 ओमेगा के बराबर होंगे आते हैं। ये हमारे पास 7 बाई 2 ओमेगा बार के बराबर आती है। ये हमारे पास 9 डिवाइड बाई 2 ओमेगा बार के बराबर आएंगे। और V इज इक्वल टू 5 का हमारे पास 11 डिवाइड बाई 2 एंड ओमेगा बार आते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जितने भी हमारे पास डिफरेंट वाइब्रेशंस हैं उन सारे के सारे वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग के जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर। अगर हम इनको एनर्जी लेवल डायग्राम में शो करें तो हमारे पास है V इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू शो किया है। तो V इज इक्वल टू 0 मीन्स ये हमारे पास लेवल्स वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स हैं। ये हमारे पास और एक एनर्जी लेवल्स हैं वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। ये हमारे पास दूसरा वाइब्रेशन एनर्जी लेवल। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑसिलेटर हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं उनका डिफरेंट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होती है, और उन एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग में हमें डिफरेंट वाइब्रेशन एनर्जी होती है। जब आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो लेवल्स वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स हैं, ग्राउंड जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स हैं उसका जो एनर्जी है वो 0 के बराबर नहीं आते हैं। इसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, हाफ ऑफ ओमेगा बार के बराबर होती है। जब आपने रोटेशन में देखा है तो रोटेशन के केसेस में लेवल्स रोटेशनल लेवल के करस्पॉन्डिंग में जो एनर्जी आता था वो हमारे पास 0 आता था। लेकिन वाइब्रेशन के केसेस में हमारे पास जो लेवल्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के जो करस्पॉन्डिंग पे जो एनर्जी आते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी वो 0 के बराबर नहीं आते हैं, उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल का जो रोटेशन है
वो स्टॉप हो सकता है। जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल सारे के सारे ग्राउंड एनर्जी लेवल्स में आएंगे, ग्राउंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में आएंगे। तो जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे पहुंचता है -273 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो मॉलिक्यूल का जो रोटेशन है वो सीज होंगे, वो स्टॉप होगा, मॉलिक्यूल रोटेट ही नहीं करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जब आप मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन देखते हैं या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वाइब्रेशन देखते हैं तो जो ऑसिलेटर हैं उनका जो एनर्जी है, लेवल्स वाइब्रेशन एनर्जी, वो जीरो के बराबर नहीं है। आप यूं कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस पे भी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है और उस वजह से मॉलिक्यूल जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन है वो हम कभी भी सीज नहीं कर सकते हैं, वो हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। रोटेशन स्टॉप हो सकता है लेकिन वाइब्रेशन स्टॉप नहीं हो सकता। और इसी वजह से जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बता देता है कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो जीरो के बराबर होता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में देखेंगे, रियल में जब आप देखेंगे तो सिस्टम का एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी उसमें थोड़ा सा एंट्रोपी होता है, रहता है, और उस एंट्रोपी को हम रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। और यही जो रेजिडुअल एंट्रोपी है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी जो एंट्रोपी आपके सिस्टम में रहता है, मॉलिक्यूल में जो एंट्रोपी रहता है जिसे आप रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं, वो रेजिडुअल एंट्रोपी कहीं ना कहीं इस एनर्जी की वजह से आते हैं। क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो सीज नहीं होता, वो जीरो के बराबर नहीं होता, उसमें थोड़ा सा एनर्जी रहता है। और उसी एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल जो है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी थोड़ी सी वाइब्रेट करते हैं और उसी वाइब्रेशन की वजह से सिस्टम में एक थोड़ा सा रेंडमनेस आते हैं। आप यूं कह सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे सिस्टम का जो इंट्रोपी है वो जीरो के बराबर नहीं होती है। और इसी वजह से तरीके के एनर्जी को हम नाम दे देते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। तो ये वाली जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी मीन्स द एनर्जी of the lowest vibrational level of an oscillator is not zero but it is equal to half of ओमेगा बार। तो इस तरीके के एनर्जी को हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल के लेवेस्ट वाइब्रेशन एनर्जी के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है टू द ट्यून ऑफ हाफ ऑफ ओमेगा बार। इसका एनर्जी जीरो के बराबर नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा एनर्जी रहता है हाफ ऑफ ओमेगा बार के बराबर। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम दे देते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी।